अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल वाला सवाल कहा था पूरा करिएगा, खुद पूरा नहीं मतलब दोबारा सॉल्व करिएगा। वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा कोई और सवाल अगर किया है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा कोई और मसला जी है? बैठ के पूछ ले यार, कोई बात नहीं। दोबारा बोलिए। हाँ हाँ, OAR कैलकुलेट हो रहा है हर पीडी का। सबसे बात कर रहा हूँ, OAR हर पीडी के लिए कैलकुलेट हो रहा है। और एक और काम मुझे लगता है मैंने हाँ बताया था 1290 के टोटल फैक्ट्री के जो सवाल में FOH दिए हुए, वो टोटल अगर आप सवाल वाले मिलाए ना तो 1290 बनते हैं। और फिर जब तीनों पीडीज में बांट दिए तो आखिर में जो तीनों पीडीज का टोटल आ रहा है वो 1290 है। हमने ना अल्टीमेटली सारे ओवरहेड्स समेट के पीडी में लाने हैं। जब सारे खर्चे चारों डिपार्टमेंट्स में बांट दिए, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, उसके बाद अगला काम क्या करना है? एसडी को भी खाली करना है और खाली करके पीडी में लाना है। अब पूछा यह है एक स्टूडेंट ने कि जब मेंटेनेंस को बांटा था, सफाई वाली मेंटेनेंस को, जो कि बनी थी 53 शायद 53, हाँ, तो इसको सिर्फ मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग में क्यों बांटा था? मेंटेनेंस में क्यों नहीं बांटा था? उसी को तो खाली कर रहे थे ना, उसी को खाली कर रहे थे, इसको खाली करके यहां बांटना था, तो फिर दोबारा थोड़ी मेंटेनेंस को बांट देना था। हाँ भाई, ठीक है। अगर मैंने अपनी जेब खाली करके आप लोगों में पैसे बांटने हैं तो नहीं यार, बोला नहीं जा रहा मुझसे, मिसाल बदल लेता हूं। मैंने अगर अपनी जेब खाली करके अपने बच्चों को पैसे बांटने हैं तो अगर किसी इंसान ने अपने बच्चों को जेब खाली करके पैसे बांटने, तो जब वो जेब खाली करेगा और पैसे बांट रहा होगा, तो 3 बच्चों को अगर पैसे बांट रहा है तो 1 2 3 4 वापस अपनी जेब में, फिर 1 2 3 4 वापस अपनी जेब में तो नहीं रखेगा ना, वो तो उनमें बांटना है। तो मेंटेनेंस को खाली कर देना है, इसलिए बाकी तीनों में बांटना है। तो दोबारा अगर मेंटेनेंस को ही बांट लेना होता तो फिर मेंटेनेंस खाली तो नहीं ना हो रहा जी। समझ नहीं आई? लाइट एंड हीट, ये जो नॉर्मल बिजली का बिल है ना वो है लाइट, ये लाइट हो गई। हीट भी इसी सेंस में, ये हीटिंग, जैसे गर्मियों में कोई हीटर चला रहे हैं तो सर्दियों में मशीन के लिए नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। वो बताया था ना मैंने, पावर कहते हैं उसको। मैंने कल बताया था कि पावर और साथ फ्यूल का वर्ड भी हो सकता है। फ्यूल तो चले ठीक है, फ्यूल समझ आता है, फ्यूल है। पावर कहते हैं उस हैवी बिजली को जो मशीनें चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही होगी, बहुत हाई वोल्टेज होती है वो, उसको पावर कहते हैं। जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड हो या लाइटिंग का वर्ड हो, ये पंखे लाइटों वाली वही 200 सवा 200 वोल्ट बिजली है। और चले ठीक है जी, और कुछ नहीं पूछना। कल मैंने एक मेहनती लिमिट वाले सवाल के बारे में कहा था कि पार्ट बी उसका अगर आप देख आते हैं दोबारा तो कर लेता हूं डिस्कस। जिन लोगों ने किया था मैंने इनको भी कहा था कि एक बार दोबारा देखाइएगा, भूल भाल गए होंगे। परपेचुअल सिस्टम हो तो क्या इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट नहीं हो सकता? हो सकता है। परपेचुअल सिस्टम हो तो फिजिकल काउंट करना मजबूरी नहीं है। पीरियोडिक हो तो फिर तो मजबूरी है, फिजिकल काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना स्टॉक है। लेकिन अगर पीरियोडिक नहीं, परपेचुअल है तो मजबूरी नहीं है, वैसे फिजिकल काउंट करना है तो कर सकते हैं। अगर सारे रिकॉर्ड सही हैं तो फिजिकल काउंट करके जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा रिकॉर्ड के मुताबिक, फिजिकल काउंट करेंगे तो भी उतना ही होना चाहिए ना, अगर सारे रिकॉर्ड सही हैं। लेकिन अगर उतना नहीं है तो फर्क की वजह ढूंढनी होगी। दो चीजें, दो अमाउंट्स जो बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो उनके डिफरेंसेस ढूंढ के लिस्ट डाउन करना, इसको रिकंसाइल करना कहते हैं। दो चीजें जो सपोजिटली बराबर होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो उनके रीजंस ढूंढना और उनको लिस्ट डाउन करना, ये रिकंसाइल करना है। जिन लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है
बैंक रिकंसिलिएशन जिंदगी में शायद पढ़ी हो कभी। उसमें एक बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का, एक बैलेंस होता है कैश बुक का, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होते तो फिर रिकंसिलिएशन बनती है। तो फिजिकल इन्वेंट्री का जो बैलेंस है और जो रिकॉर्ड का बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए था। अगर बराबर नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट बी में कहा था कि इनको रिकंसाइल करें, यानी ढूंढें क्या डिफरेंस है, क्यों मसला है, क्या मसला है, ये मसला ढूंढना, रिकंसाइल करना है। कॉस्ट में 2 मजीद पढ़नी है रिकंसिलिएशन अगले चैप्टर में। तो इस सवाल में फिजिकली जितने स्टॉक पड़ा है वो पॉइंट नंबर 2 में बता दिया था, और रिकॉर्ड में कितना स्टॉक है वो आपने पार्ट ए से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, पार्ट ए में जो स्टॉक सारी कैलकुलेशन की, रिकॉर्ड वाला स्टॉक वो 31 मई का है ना, बी का कितना 230 और जी का कितना 250। ये पार्ट ए में कर लिया, फिजिकल गिना और वो इसके बराबर अगर नहीं है तो उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसका एक तरीका है कि जो 2 फिगर्स बराबर होनी चाहिए उनमें किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं, और जो जो डिफरेंसेस हैं वो प्लस माइनस करते जाते हैं। अगर आंसर 230 आ गया तो क्या साबित हो जाएगा, फिजिकल काउंट, और ये बराबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, वजह ढूंढते हैं। अगर किसी एक से स्टार्ट करें और वो जो सारे मसले हैं वो एक एक करके प्लस माइनस कर लें और उसका आंसर दूसरे के बराबर आ गया तो क्या साबित हुआ कि जो मसले हुए थे वो हमने ढूंढ लिए हैं, बस अब कोई और मसला नहीं रह गया। एक फिगर से स्टार्ट करें, रीजंस प्लस माइनस करें, और एक फिगर में प्लस माइनस करके जो आंसर आ रहा है अगर वो दूसरे के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ढूंढ लिए सारे मसले, हो गए मसले खत्म, और कोई नहीं है मसला जो अभी तक अनरिजॉल्व रह गया। ये रिकंसाइल करने का मतलब होता है। किस दिन गिनने चाहिए, ये कब का है 31 में, तो गिनती कब होनी चाहिए, इसको किसके बराबर साबित करना था 31 में। बी वाले यूनिट्स किस दिन गिने, 1 जून को। ये वाले कब गिने, तो ये तो ठीक है कि आप इनको टैली करने की कोशिश करें, ये तो ठीक ही नहीं है बात। क्यों, फिजिकल 1 जून वाला है, टैली उसको 31 मई से करना चाह रहे हैं, तो ये तो ठीक ही नहीं है। तो फिजिकल कब होना चाहिए था, 31 में नहीं है, तो चलें कोई हिसाब लगा लेते हैं। अगर मुझे ये जानना हो कि अभी इस वक्त जितने स्टूडेंट बैठे हैं गिन लिए, इससे पहले कितने लोग बैठे हुए थे वो तो नहीं गिन सके उस वक्त, तो क्या और तरीका हो सकता है कि अभी अभी एक क्लास खत्म होने के बाद जितने स्टूडेंट्स इन हुए और जितने आउट हुए, तो अभी वाले गिन लिए, पहले कितने थे ये कैसे जान सकते हैं, जो अब इन आके बैठे हैं उनको माइनस कर देते हैं और जो उठ के चले गए हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो पता चल जाएगा ना पहले कितने थे। तो हमने गिनना किस दिन था, 31 में, 1 जून को गिन लिया, नहीं इस दिन गिनना था, चलो गिन लिया, मजबूरी है क्या करें, कितना 535। इस दिन तक गिन तो नहीं सकते, लेकिन ये पता है कि इस दिन इतने इन हुए थे, इतने आउट हुए थे, तो जो इस पहली तारीख को इन हुए थे उल्टे चले वो माइनस कर देते हैं, और अगर कोई आउट हुए थे तो ऐड कर देते हैं। इस तरह उल्टा चला जा सकता है। तो इसमें 1 जून के गिने हुए 535 थे, लेकिन 1 जून को कुछ खरीदे भी थे, वो जो 250 खरीदे थे वो निकाल देते हैं। अब अगर 31 मई को गिने होते तो यकीनन इतने गिने होते। अब यहां से बात शुरू होगी। तो एक तो ये था। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, एक डिफरेंस था कि जो खराब हो गए थे उनको नहीं गिना, बीच में बीमार हो गए थे उनको नहीं गिना, तो सही किया ना गिन के। अगर आपके घर में 7 लोग हैं लेकिन दादाजी बीमार हैं और कोई आपसे पूछे कि घर में कितने लोग हैं, तो दादाजी को नहीं गिनेंगे, गिनेंगे यार। तो इसलिए जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें से जो कंटेमिनेटेड थे उनको नहीं गिना, तो गिन लेना, तो वो ऐड कर लेंगे। फिर एक चीज थी कि एमएल के पास कुछ चीजें पड़ी थी जो असल में एमएल की नहीं थी, वो उसके कस्टमर की थी, एमएल के पास अमानत के तौर पे पड़ी थी, तो क्या वो चीजें एमएल की हैं, पहले बेच दी होंगी कभी, और रिकॉर्ड के अंदर उनको बेचना यकीनन लिख लिया होगा, तभी तो लिखा है कि ऑन कस्टमर्स बिहाफ। तो जब ये चीजें फिजिकली एमएल के पास पड़ी हैं लेकिन एमएल की नहीं है, तो फिजिकली पड़ी होने से क्या हुआ होगा, काउंट हो गई होंगी लेकिन है ही नहीं एमएल की, तो इसलिए उनको माइनस कर दिया। और इसी का उलट कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो एमएल के हैं लेकिन पड़े सप्लायर के पास हुए हैं एमएल के,
यकीनन उनको खरीद लिया होगा और अकाउंटेंट ने परचेज रिकॉर्ड भी कर ली होगी, क्योंकि अकाउंटेंट तो कागज देख के रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन पड़े अभी वो वहीं हुए हैं। तो जब यहां पड़े ही नहीं हुए तो काउंट ही नहीं हुए होंगे, हैं हमारे, तो ऐड कर लें। वो यही था इसमें। और कोई चीज किसी ने पूछनी है तो पूछ लें। अच्छा अच्छा, हाँ एक पॉइंट और, जी को किस दिन गिना था? 31 मई को। इसको क्लोजिंग स्टॉक क्यों कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इस दिन हम सब ट्रांजैक्शंस क्लोज कर चुके होते हैं और उसके बाद बस आखिरी पोजीशन ये होती है कि इतना स्टॉक बचा रह गया, इतने पैसे बचे रह गए, इतने डेटर्स बचे रह गए। अगले दिन यही ओपनिंग क्यों कहलाएंगे? क्योंकि पिछला दिन ट्रांजैक्शंस क्लोज करने के बाद ये था और अगले दिन स्टार्ट फिर यहां से होगा। 31 मई को गिनती गिननी चाहिए थी शाम को दुकान बंद करते हुए, लेकिन अकाउंटेंट ने शायद जाना होगा, अकाउंटेंट नहीं जो गिनने वाला था, वो सुबह ही गिनाया। तो जब वो सुबह ही गिनाया तो उसने सुबह गिन लिए, जी कितने गिने? 140। अब चूंकि ये गिनना उसको आखिरी काम करना चाहिए था, वो सुबह ही गिनाया, जबकि उस दिन स्टोर से मजीद 95 इशू हो गए, तो ये तो बाद में गिनने चाहिए थे, वो पहले ही गिनाया। तो अगर सही गिनता जाके तो इतने रह गए होते 45। तो वो जो गिन आया वो गलत गिन आया, तो सही करने के लिए 95 लेस। बस मेरे ख्याल में यही है। एक सवाल लिखे। टोटल FOH आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, टोटल FOH यानी बजटेड FOH, मतलब हम तो बजट ही कर रहे हैं सारा। टोटल बजटेड FOH आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट आर एज फॉलोज। टोटल बजटेड FOH आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट आर एज फॉलोज। अब एज फॉलोज बता रहा हूं। PD1 6 लाख, PD2 8 लाख, SD1 180,000 और SD2 200,000। क्या मतलब आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट? वो जो कल सवाल किया था उसमें सारे बांटने के बाद एंड पे टोटल किया था, तो वो प्राइमरी अपॉर्चनमेंट हो गई थी, तो अब ये वो टोटल बता दिए। FOH of SDs, आगे FOH of SDs are to be apportioned as FOH of SDs are to be apportioned as, बल्कि नहीं चलो खैर, are to be apportioned as follows। ये as follows में ये SD1 को बांटेंगे 40% इधर और 10% नहीं 60% इधर, और SD2 को बांटेंगे 50 यहां 50 यहां। budgeted labor hours, budgeted labor hours PD1 के 10,000, PD1 के क्या बोले 10,000 और PD2 के 15,000।
मुझसे रिक्वायर्ड है दोनों का OAR। तो ये वही टेबल होगा, PD1 के बताए मैंने 10,000 और PD2 के बताए हैं 15,000। ये वही टेबल होगा, ऊपर हो गया होगा सवाल, उसका एंड रिजल्ट ये आया हुआ है जो बताया। तो अब आगे क्या करना है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। रिक्वायर्ड है दोनों का OAR, PD1 का भी PD2 का भी। कल तो था ही एक SD ना, तो अब 2 SD हो गए। चलो तो SD1 को बांट लें, कितना 40-60, कितना 180 यहां से गया और इधर 72 और 108। ऐसे ही बांटेंगे ना। और SD2 को भी बांट लेते हैं। कल असल में था एक ना, तो मैंने कहा चलो आपको एक से ज्यादा वाले भी दिखा दूं। तो अगर 2 हैं तो कोई बात नहीं, एक एक करके बांट लें। बांटना है, SD को खत्म करके PDs में लाना है। 50-50, तो 2 लाख यहां से निकाल दें और 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, जितने भी SD हों सबको बांट लें एक करके। करना यही है, सारे SD पहले सारे के सारे ओवरहेड्स इंश्योर करने हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स में बंट जाएं। अगर कॉमन भी हैं तो उनको भी बांट लिया। अब जब सब के सब डिपार्टमेंट्स में बंट गए तो अब उन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को, SDs को PDs में लाना। ये सारी सवारियां इनको PD की गाड़ियों में एडजस्ट करना। ये 0 हो गए और ये 772 और ये 1008। अच्छा, कल भी बस ऐसी एक चीज टैली कराई थी, कुछ जरूरत नहीं हर दफा किया करें आप, ऐसी बस टैली करा रहा था। ये टोटल चारों करें, इन चारों को, और इन दोनों को ऐड करें। तो हो क्या रहा है कि सारे के सारे FOH पहले सब डिपार्टमेंट में बंटे, फिर SD वाले सब PD में आ गए, यानी पूरी फैक्ट्री के FOH सिमट के आप PDs में गए। अब OAR निकलेगा। तो इसकी बेस है लेबर RZ 10,000 और इसके 15,000। तो OAR क्या बन गया, 772.2 और इधर 60.2। तो कल वाला ही जो मैंने मसला नंबर 1 लिखा था कि SDs बस सिर्फ PDs को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कल एक ही डिपार्टमेंट था, चलो आज 2 SD कर लिए, तो दोनों एक एक करके बांट देंगे। है कैसे किया? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 72 और 108 कैसे निकला ना यार। SD1 का टोटल है 180,000 और सवाल में बताया है कि उसमें से 40% PD1 को बंटना है, 60% PD2 को बंटना है। तो 180,000 का 40% लिया, 180,000 का 60% लिया। जल्दी जल्दी लिखें यार, बहुत सारा सवाल करने हैं आज, जल्दी होमवर्क देके भेजना है बहुत सारा है। तो आपने थोड़ी खेलना है। कितने बजे मैच है? तो फिर अलग से पूछ लो, नहीं करेगा, दोस्ती यारी में कर लो, दोस्ती यारी में कह दो।
नोटेड। दूसरा मसला, दूसरा मसला, पहला मसला बनाया था कि एसडीज पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं बस, अब एसडीज को भी सपोर्ट करेंगे हैं? नहीं, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये एसडी पीडी का कोई मुकाबला थोड़ी आप इसमें कि एक को सपोर्ट करना है दूसरे को नहीं करना। तो एसडीज यानी एसडी1 हो सकता है कि जैसे ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये कैंटीन डिपार्टमेंट होता, तो कैंटीन में इनके वर्कर्स को भी खाना देते ही होंगे, तो इसलिए ये इनको भी सपोर्ट कर रहा होता, इनको भी सपोर्ट कर रहा होता। तो एसडीज आपस में एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हो तो क्या? अच्छा, अगर आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो जो असल मसला है उस तक पहुंचाने के लिए मैंने बीच का एक जबरदस्ती का मसला क्रिएट किया है। पहले ये समझ लें, फिर उस तीसरे मसले, इसलिए मैंने इसको तीसरा मसला बना दिया। ये जो अब बताने लगा हूं ये इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं फिर अगला मसला समझने में निस्बतन आसानी होगी, इसलिए बस एक बीच का जबरदस्ती मसला क्रिएट कर रहा हूं कि एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर एसडीज एज वेल। लेकिन जो मैं अलग अलग तोड़ रहा हूं जिस वजह से, वो ये वजह है। क्या मतलब वन वे सपोर्ट? इसकी मिसाल ऐसे है कि पीडीज एसडी1 पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, एसडी2 भी पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, एसडी1 एसडी2 को सपोर्ट कर रहा है, एसडी2 एसडी1 को नहीं कर रहा। और एक और भी चले अगर डाल लें तो इसको भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसे एसडी1 को सपोर्ट नहीं जा रही। एसडी3 एसडी2 को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एसडी2 से सपोर्ट ले नहीं रहा है। ये वन वे सपोर्ट है, यानी एक एसडी दूसरी एसडी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन उससे सपोर्ट ले नहीं रहा, इसको मैं वन वे सपोर्ट कह रहा हूं। इसमें क्या करना है मैं फिर बता रहा हूं, ये ना मैं कोई एक मसला क्रिएट ही ना करता, लेकिन इसको बताने में हेल्प होगी जो मैं इसे अगला मसला बनाऊंगा। असल मसला वो है, ये सिर्फ उसकी हेल्प के लिए एक जबरदस्ती का मसला क्रिएट किया है। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा बस तरतीब का ख्याल रखना है और इसके लिए सवाल लिखें, इस मसले का सवाल लिखें। सेम सवाल है इस पहले वाला, ये अभी पहले वाला, थोड़ा पहले वाला, एक्सेप्ट ये चेंज कर रहा हूं, यानी ये 6 लाख 8 लाख 2 लाख ही है, बांटना कैसे है ये बदल रहा हूं बस, यानी बाकी सेम है, ये चेंज कर रहा हूं। बजटेड लेबर आवर्स भी वही हैं, टोटल प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद ये काली काली फिगर्स भी वही हैं, सिर्फ ये जो बांटना था सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं, तो बाकी सवाल सेम है, सिर्फ ये बांटना कैसे है ये चेंज कर रहा हूं। ये क्या हुआ अब, SD1 तो सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, तभी उसका 30% इधर 70 इधर जाना चाहिए, लेकिन SD2 पीडीज को तो सपोर्ट कर रहा है, SD1 को भी कर रहा है। और वन वे क्यों कह रहा हूं उसको, क्योंकि SD1 से SD2 को सपोर्ट नहीं हो रही। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त जो 2 लाइनें लिखने लगा ना, ये मत नोट करिएगा। SD1 को बांट लेते हैं 180, किस किस को बांटना है, कितना देखें, 54,000 और 126,000। SD1 खाली हो गया, अब SD2 को बांट लेते हैं जी, 80 40, ये क्या हुआ,
अभी तो SD1 खाली किया था, दोबारा आ गया, तो अब क्या करें? दोबारा बांट लेते हैं। तो इतना को बड़ा मसला नहीं है, इसको दोबारा बांट लेते हैं। लेकिन ज्यादा मसला ये था भी नहीं, ये तो मैंने टू वे की वजह से ये बताया है। सिर्फ ये बात बतानी थी इसमें, ये मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको ये बता सकूं कि SD1 को पहले लिखने से क्या हुआ कि जब SD2 बांटा तो फिर से SD1 में आ गया ना, है ना? तो बस सिर्फ यही बताने के लिए मैंने मसला बनाया था। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इस मसले का हल सिर्फ थोड़ी तरतीब बदल के हो सकता है। नहीं, मैंने मना किया था लिखने से, मैंने कहा था ना लिखें। तो अब क्या करें फिर? पहले SD2 बांट लेते हैं। फिर SD2 बांट लें 40 40 20, 2 लाख यहां से निकाल लें, यहां पहुंच गया 80 80 40। अब SD1 को खाली कर लें। कितना आ गया SD1 में जो खाली कर लें? 220। तो अब 220 खाली करेंगे फिर यहां से। ये बस सिर्फ तरतीब बदली और मसला हल। तो इस सवाल के मसले का हल क्या याद रखें? तो क्या किया है, क्या याद रखने वाली बात क्या है इसमें? पहले SD2 को बांट लें, ये याद रख लें। फिर जो SD ज्यादाओं को सपोर्ट कर रहा है पहले उसको बांट लें। हाँ जी, ये कर लीजिए नोट। ये क्या बना? 746, ये 1034। तो OAR क्या बन गया? 74.6। 68.93। तो इस मसले का हल लिखना है तो लिख लें कि पहले उस SD को बांटना शुरू करना है जो ज्यादाओं को सपोर्ट कर रहा है, फिर आस्ता आस्ता मूव करेंगे। इसमें तो खैर थे ही दो ना, हो सकता है 3 होते, तो फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो कम सपोर्ट कर रहा है, फिर उससे कम कर सकते थे। एक लाइन ही और बढ़ जाती ना, कोई बात नहीं। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा था, इसलिए ये मिसाल बनाइए। अब मसला 3 पे आता हूं, वो है असल मसला। नहीं, उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगी, उसमें कुछ और मसला होगा। क्या हो गया? वो लाइव नहीं हो सकता यार, वो तो जल्दी जल्दी चलें। अब अगला मसला जो कि वाकई मसला है, ये क्या होगा? इसमें 2 से ज्यादा SD टेस्ट नहीं होंगे, वरना तो आप ये सवाल करते रहेंगे पेपर में। ये है 2 वे सपोर्ट। मैंने जो लोग उधर बेहोश थे इधर देखे, मैंने चेंज किया। ये मसला 3 2 वे और ये मिसाल चेंज कर दी। है बिल्कुल पॉसिबल है। क्या? हाँ, मतलब वो सिर्फ ये चीज बतानी थी कि इसको खाली करेंगे तो उधर आ जाएगा। सिर्फ ये बताने के लिए मसला 2 बनाया था, वरना मैं डायरेक्ट इस पे भी आ सकता था।
अच्छा, अब इससे होगा क्या? SD2 खाली कर दिया, इधर बांट दिया, फिर SD1 खाली किया, तो SD2 में फिर आ गया, कोई बात नहीं, फिर खाली कर दें, फिर बांटेंगे तो SD1 में फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, SD1 फिर बांट दें, फिर बांटेंगे तो SD2 में फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा बांट दें। अब ये दोनों एसडीज आपस में कैच कैच खेलते रहेंगे। इस मसले के, किस मसले के, क्या पढ़ा रहा हूं कि जब बांटेंगे एक खाली करेंगे तो दूसरे में आ जाएगा, फिर दूसरा खाली करेंगे तो फिर पहले में आ जाएगा, फिर पहला खाली करेंगे तो फिर दूसरे में आ जाएगा, फिर दूसरा खाली करेंगे तो पहले में आएगा, फिर पहला खाली करेंगे तो फिर दूसरे में आएगा। इस मसले के हैं दो हल, इस मसले के दो हल हैं। एक हल कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या लगता है नाम से? यही जो कह रहा था। और एक मेथड कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये दो मेथड्स हैं, ये दोनों मैं आपको ना एक सवाल के साथ सिखाता हूं, इसको नोट करें, ये इतने को, फिर मैं सवाल के साथ सिखाता हूं आपको। ये हेडिंग लिखें, ये लिखें और ये लिखें। और फिर एक सवाल लिखें, टोटल बजटेड एफओएच है जी, नहीं चेंज कर रहा हूं, बहुत स्लो लिखते हैं यार। टोटल बजटेड एफओएच जी, क्वेश्चन है टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, total budgeted FOH after primary apportionment are as follows. PD1 6 लाख, PD2 7 लाख, SD1 120,000 और SD2 150,000। यहां तक लिखा। FOH of SDs, FOH of SDs are to be apportioned as follows. FOH of SDs are to be apportioned as follows. FOH of SDs are to be apportioned as follows. जी क्या हुआ? ये as follows परसेंटेज बता रहा हूं। एसडीज के खर्चों को ऐसे ऐसे बांटना है। SD1 को 10% SD2 में बांटना है कि SD2 को 10% SD1 में बांटना है? SD1 को बांटते हुए 10% SD2 में बांट देंगे। अच्छा, SD2 को बांटते हुए 20% SD1 में बांटना है कि SD1 को बांटते हुए SD2 में 20%? तो ये दोनों में फर्क क्यों हो गया? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं हुआ।
इस 20% की क्या इंटरप्रिटेशन है? SD2 को जब बांटेंगे तो SD1 में इतना बांट देंगे, और जब SD1 को बांटेंगे तो इतना SD2 में बांट देंगे। ये मैंने उलट कर दिया है, लेकिन इनमें से सीधा कौन सा है? हाँ जी, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो तो सवाल में दिया होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये कैसे पहचानेंगे? है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% कहां बन रहा है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और चीज ये भी है जो मैं जिस तरह याद रखता हूं कि पीडीज रिसीविंग एंड पे हैं कि पीडीज को भी बांटना है। तो जहां पीडीज लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब वो रिसीविंग लिखे हुए हैं। ये रिसीविंग लिखे हुए हैं, ये रिसीविंग है, यानी SD2 में SD1 इतना बांटना, SD1 में SD2 को इतना बांटना। तो पीडीज के हिसाब से देख लें कि ये पीडीज जहां है, इसका मतलब वो रिसीविंग है। अच्छा जी, खर्चे हो गए, ये हो गया। चलें अब आगे लिखें, बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी। बजटेड लेबर आवर्स PD1 के 10,000 और PD2 के 6,000। PD1 के 10,000 और PD2 के 6,000। PD1 के 10,000 यानी 10,000 और PD2 के 6,000 6,000। और मुझसे रिक्वायर्ड है OAR यूजिंग रिक्वायर्ड है यूजिंग नंबर 1 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। OAR रिक्वायर्ड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। चलें पहले करता हूं मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में पहले किसको बांटें? जिसको मर्जी, बार बार तो बांटना है, जिसको मर्जी। SD1 को बांट लेता हूं पहले। SD1 को बांटना है कितना कितना? 30, 50 और 20। तो SD1 में है कितना जिसको बांटना है? 120। तो 120 यहां से निकाल देते हैं और इधर आ जाएगा 36, 60 और 24। 24। अब SD2 को बांट लेते हैं। SD2 को कितना बांटना है? 45, 45 और 10। SD2 है कितना जिसको खाली करना है? 174। हाँ जी, कितना कितना? 78, 78, 300, 78, 300। SD2 खाली हो गया, SD1 में फिर आ गया। SD1 खाली कर लेते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं सॉल्व। इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं। अब कितना खाली करना है? 17,400 कर दें खाली। 5220, 8700, 3480। अब SD2 को खाली कर लेते हैं। थ्री फोर 80, 1566, 1566 और 348। अब SD1 को 30, 50। ये तो सारी जिंदगी करते ही जाएंगे, हैं? कम होता जा रहा है। तो 348 निकाल दें यहां से। 104 नहीं, पॉइंट रहने दें, अगली लाइन में वजह बताता हूं उसकी।
174 जी 70। अगर पॉइंट्स करेंगे ना तो पॉइंट्स में करेंगे फिर आप चलते ही जाएंगे, इसलिए ना जाएं पॉइंट्स में। SD2। अच्छा, एग्जाम में जो सवाल होता है ना वो एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया होता है कि कुछ 3-4 लाइनों में खत्म हो जाए, तो बस ये 3-4 लाइनें, 3 मतलब 3 ईच, तो 3-4 लाइनें बहुत है, 4 भी मैंने वैसे ज्यादा बोल दिया, 3 ईच में ही खत्म हो जाया करेगा सवाल, कभी 2 भी हो सकती हैं, डाटा पे डिपेंड करता है। अब क्या करें, हाँ जी, यहां से निकाल देंगे 70, तो यहां पर आ जाएगा कितना। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको यहां ना बांटें, क्यों, क्योंकि जब यहां बांटेंगे कितना आ जाएगा 7, और फिर जब 7 को अगली दफा बांटेंगे तो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं काम जो मैं अगली लाइन में करूंगा, अभी फिलहाल बांट देता हूं मैं, अगली लाइन में बताऊंगा कि और क्या कर सकते थे। 7 32 32 31 कर लेते हैं, कोई एक 2 और एक कोई 1 कर ले, वो नहीं पसंद तो उसको 1 कर ले, 2 कर ले। और अब SD1 30 50 20, अब जब 7 को बांटेंगे ना तो फिर तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो बस यहां नहीं लाते, वरना यहां क्या आना था, तो 1.4 फिर वो पॉइंट में, फिर उसके बाद 1.4 को बांटते, तो बस यहीं पर क्लोज कर देते हैं, इसको नहीं, और यहीं पर खुद ही अंदाजे से 3 और 4 बांट देते हैं। ये कम है ज्यादा है ना, तो इसको 3 इसको 4 कर ले, आखिर में आके कहीं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वरना तो चलता जाएगा। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें और 3-4 लाइनों में ये इतना मिनिमम हो जाएगा कि बस वहां क्लोज कर सकते हैं, कहीं आके जरूर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वरना एक्यूरेसी में जाएंगे तो फिर चलते ही जाएंगे। अब इसका कर लें टोटल, ये खत्म हो चुका होगा, ये वाला 721 225, ये 148,775, ये बन गया न्यूमरेटर, और लेबर आवर्स बेस है 10,000 और 6,000,